दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी। इस बीच में हमारे इधर साहित्य भी है, उसको भी आप देखना। हम लोगों ने प्रदेश कैलेंडर, आदिवासियों की एक विचारधारा, आदिवासियों का एक इतिहास एक जैसा पूरे समाज में खेले, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। उसको भी आप ले जाइएगा, पढ़िएगा इसको। ये कैलेंडर कोई घर पे टांगने के लिए नहीं है, ये तारीख के लिए नहीं है। इस कैलेंडर के माध्यम से उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, उसको हमें समझना पड़ेगा। हमारे थोड़ा सा बीच में एक बाबा जी बुजुर्ग हैं हमारे, उनका भी कुछ अभी चर्चा आप लोगों ने देखा होगा। ये सब चीजें हम लोग सुनने के बाद में हमारे दिमाग में जो प्रतिक्रिया होती है उसका परिणाम है। क्योंकि हम लोगों ने दूसरों को सुना है, हम लोगों ने अपनों को कम सुना। और हमारे समाज में एक सोच भी होता है, आता अपने बोलते हैं इन्हें वो खबर पड़े, हाँ पेला अपने वालों नहीं है, पेला अटला मोटा आदमी है, अटला मोटा पद वालों है। एक असल बात जानता है। और मैं कह देना चाहता हूं और मैं चैलेंजिंग बात करता हूं कि आदिवासी से ज्यादा ज्ञानवान इस धरती पर कोई नहीं है। यह बात हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। आज भी आयुर्वेद में 8वीं क्लास में किताब पढ़ाई जाती है। आयुर्वेद में 4000 पेड़ पौधों का ज्ञान हासिल कर पाया आयुर्वेद। और उसी जगह लिखा हुआ है, 8वीं की सामाजिक ज्ञान में पढ़ा जाता है, आदिवासियों को 10 से 12,000 पेड़ पौधों का नॉलेज है। ये 8वीं में किताब पढ़ाई जाती है सिलेबस में, उसमें लिखा है। और हम क्या सोचते हैं, अपना वाला तो खबर पड़े, अपना वाला है। और कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि अपने वालों लोगों के पास में इतना कोई ज्ञान नहीं होता है। ये नेगेटिव थिंकिंग, ये नेगेटिव सोच हमें त्यागनी चाहिए। हमने हमारा है उसकी वैल्यू नहीं समझा, दूसरों का है उसकी वैल्यू हमने किया, उसका मान सम्मान किया। इस वजह से हमारे समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। आज विवाह का रेफरेंस देख लो, हमारे इलाके में हम देखते हैं, हमने शादी किया, पिछले 5 साल के अंदर एक नई बात आई कि अब लाड़ी होती है, वह दूल्हा जब तोरण पर आता है तो उसको माला पहनाने के लिए तोरण पर जाती है दुल्हन। ऐसा अभी पिछले 5 साल में हुआ है। अब यह पहले नहीं था। अब आपके इलाके में विवाह के रस्मों रिवाज में कुछ चेंज होगा, लेकिन उसका एक बड़ा महत्व है। मैं भीली विवाह पद्धति की बात कर रहा हूं। हमारे समाज के अंदर तोरण पर लाड़ी है, उसकी बहनें, सहेलियां, काकियां, भाभियां और सासू मां, उनका रोल होता है। वे दूल्हे को आपका तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और मां अंत में चावल और कंकु मिला करके दूल्हे को चढ़ाती है। यानी दूल्हे को पहली बार जीवन में, एक कुंवारे लड़के को जीवन में पहली बार चावल चढ़ाने का अधिकार किसको है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आज आप लोगों ने नॉन ट्राइबल लोगों को देखा होगा, वो तिलक लगाते हैं, इसके बाद वो चावल लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? हमारे समाज में ऐसा मान्यता नहीं है। हमारे समाज में केवल और केवल दूल्हे को चावल चढ़ाया जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं चढ़ाया जाता। हमारे संत गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमान महाराज, संत मावजी महाराज का जो ये भक्ति का आंदोलन चला, उसके अंदर भी किसी भी आदमी को
चावल चढ़ाने का अधिकार नहीं है। मात्र और मात्र दूल्हा जब तोरण पर आता है तब उसकी मां, आपका सासू मां होती है, लाड़ी की मां होती है, वह चावल चढ़ाती है और वो भी यहां पर रख करके ऐसे चढ़ाती है। यह परंपरा हमारे समाज। तो मैं बात कर रहा था तोरण पर लाड़ी दूल्हे को माला पहनाती है। अब इसके बाद में आपका चावल चढ़ाने के बाद, आरती करने के बाद एक हरे रंग का अंगोछा, अंगोछा बोलते हैं, हरे रंग का होता है। वो और कोई रंग का नहीं हो सकता, केवल और केवल हरा होता है। और वो हरा क्यों होता है, इसका भी अपना महत्व है। ये हरापन है वो नई संतति, आपका नया जीव सृजन और नई सृष्टि निर्माण का एक प्रतीक है हरा रंग। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वो हरा अंगोछा पहना करके दो छेड़े हाथ में लेकर के खींचती खींचती दूल्हे को आपका माड़वे के अंदर लेके आती है। ये हमारी भिली विवाह पद्धति का एक बहुत बड़ी रूढ़ी है, प्रथा है, रस्म और रिवाज है, कस्टम है। अब सवाल पैदा होता है, माड़वे में आ गया दूल्हा, बिठा दिया, इसके बाद गुदरेज पर, बराड़ी पर दुल्हन बैठी रहती है, उसको पाटले पर बिठा करके, पाटला समझते हैं, कुर्सी पर नहीं, पाटले पर, वहां पर मामा, दो मामा लाड़ी को लेके आते हैं, आपका पकड़ करके कहां पे लाते हैं, माड़वे में। ये आप लोग जानते हैं, लेकिन ये आजकल विवाह है, इसलिए ये बात को बोलना जरूरी है। अब माड़वे में ला करके मामा ने, दोनों मामा ने मिल करके लाड़ी को रख दिया माड़वे में, और वो भी लेफ्ट साइड नहीं बिठाते हैं, राइट साइड बिठाते हैं। ये ध्यान रखिए, राइट साइड। बोर ने जमनी ओढ़े बेहाड़े डावा ओढ़े ने। इसके बाद लाड़ी की बुआ है ना, बुआ है, उसकी भाभियां हैं, सहेलियां हैं, मामा हैं, ये सब मिला करके लाड़ी और वर दोनों के हाथ बंधवाते हैं, आतिवड़ा करवाड़ी। ये हमारे इलाके में ऐसा होता है, थोड़ा सा इधर डिफरेंट हो सकता है, ऐसा हमारे इलाके में होता है। तो लाड़ी सबसे पहले दूल्हे को टच कब करती है, अड़ती कब है, जारे आतिवड़ा हवड़ावे, बराबर है। यह हमारी परंपरा है, हमारा रिवाज है। आजकल क्या हो रहा है ये मुद्दा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी मां, मेरी अपनी मां ने तो ऐसे ही विवाह किया, मैंने भी ऐसे ही विवाह किया, है ना। मेरी भी अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है मेरी। यानी मां बाप ने लाड़ी को देखा, है ना, मैंने नहीं देखा, देखने के लिए एक ही बार गया था, यहां तक बोल देता हूं, मैंने उसको जानता नहीं था। तो हमने भी ऐसा विवाह किया, मैंने भी, मेरी लाड़ी, उसको पहली बार टच किया तो उसी समय हाथ कब बढ़ाया, जब हमको माड़वे में दोनों हाथ पकड़ाए बुआ के द्वारा। यह हमारी परंपरा है। अब सवाल पैदा होता है, जो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। अब लाड़ी वहां तोरण पर गई और दूल्हे को माला पहनाई, जो हमारी रूढ़ी नहीं है, हमारी प्रथा नहीं है। तो मां के अधिकार का क्या हुआ, मां के विशेषाधिकार का क्या हुआ, मामा के विशेषाधिकार का क्या हुआ, उसकी बहनों सहेलियों के विशेषाधिकार का क्या हुआ, उसकी बुआ के विशेषाधिकार का क्या हुआ। ऐसे हम लोग दूसरों के देखा देखी, हमारे वे कहें देखा देखी भक्ति, देखा देखी भक्ति, दूसरा कर रहा तो अपना भी करो। इसी ने हमारे समाज की बर्बादी का शुरुआत किया है। हम इधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए। अरे हमारे समाज का
खूंटा गड़ा हुआ होता और उस खूंटे को हमने मजबूत किया होता तो आज हमको काम करने की जरूरत नहीं था। मैं बीमार होने के बावजूद, परेशानियां झेलने के बावजूद ये समाज का खूंटा कायम करने के लिए एक आदिवासी परिवार का खूंटा हम लोगों ने गाड़ा। आज पूरे देश में क्रांति आ रही है आदिवासियों की और भीलों की जय जयकार हो रही है। एक समय था हम लोगों ने देखा भील यो कह दिया तो हम मारने के लिए चले जाते थे। हम अपने आप को भील नहीं मानते थे, हम अपने आप को मीणा कहते थे। भील इसलिए जंगली ऐसा लोग मानते थे। आज गर्व से कहते हैं जय भील प्रदेश। अपने आप को भील मानने में, अपने आप को आदिवासी मानने में गर्व का भाव जगता है। और आज की तारीख में भील प्रदेश का नारा कितना बुलंद हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो मैं बता रहा था कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे इस तरीके के लोग होते हैं जो संस्कृति के विरोध में काम करते हैं, जो मैंने अभी विवाह के बारे में बात बताई। आज हमारे समाज की बात करें, मेरी माँ का, मेरी दादी का, आपकी माँ का, यहां पर जो बूढ़ी महिलाएं देखी बैठी है उनका भी देख लो, देख लो। उनका मांग भरा हुआ नहीं होगा, उनका मंगलसूत्र नहीं होगा। यह भी हमारी प्रथा नहीं है। हमारे समाज के अंदर कोई आदमी मर जाता है किसी महिला का तो उसको क्या पहनना अनिवार्य होता है? हाथ में चूड़ी। मरने के बाद पूरा श्रृंगार होता है और इसमें चांदी की सफेद चूड़ी होनी ही चाहिए। गजरन जवला वो पानी के आरे पर जाके निकालते हैं, यह है सुहाग की निशानी। एक बार मेरे ससुराल में ऐसा ही हुआ, काटा था करियावर खरस, उसके अंदर हमारे जैसे लोगों के जो सर्विस वाले लोग थे और नई पीढ़ी के महिलाएं वगैरह थी, जिसमें मेरे वाली भी थी, तो उसके हाथ में जवले पहने हुए नहीं थे। शादी और आपका खरस में जाते समय ये जवला पहनना अनिवार्य होता है। ऐसे कैसे बोलने के लिए खड़ा कर दिया। मैं ससुराल में था, वहां बोलने का मेरे को नहीं था, लेकिन अच्छे वक्ता है करके खड़ा कर दिया। तो मेरे को लगा आज सभी मेरी लगड़ाहू की नहीं कही, अपने वाली से बड़ी, और साड़ियां जो शादीशुदा थी पीछे वाली और मेरे वाली, सबको आज सबक सिखाना है। ऐसा मैंने फैसला लिया और मेरे को लगा कि आज घर जाके जरूर मेरे को अच्छा खासा सुनना मिलेगा, लेकिन मैंने फैसला लिया कि आज सबको सबक सिखाना है ससुराल में। अब मैंने कहा कि भाई ये जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं, उदाहरण देके बता, तब तक उनको समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। ये जितनी भी बूढ़ी महिलाएं हैं, इनके हाथ में देखो क्या है। तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने पता ही नहीं पड़ा, देखा इधर उधर क्या है ना, जवले है। मैंने उदाहरण समझाया, इनके हाथों में चांदी की चूड़ी जवले और है ना, है या नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ। और अमर वाली हर की उम्र वाली है आनंद हाथ में है कि नहीं? तो हंस पड़े। काटे में हंसते नहीं है, लेकिन हंस पड़े नहीं है। अमे हाथा ता लगन ये रणजी થઈ ગઈ, मैं इनके हमें हाथा, हमें जीता, इसके बावजूद वे विधवा हो गई, ऐसा मैंने बोल दिया। अब कई लोगों को बुरा भी लगा। हाँ भाई, मारे कई समस्या है, गर्मी लगता है ना, भी लाल चट हो जाऊंगा। गर्मी है इसलिए चश्मा लगाया है, बुरा मत मानना, कोई शौक नहीं हमको, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोल दिया। अब बोलने के बाद प्रतिक्रिया होती है। कहा तो जमाई, कई सारी लगड़ा हुए ने सोचा, कहा तो जमाई तो कुछ भी बोली सके, हाड़ने नहीं भी लागू के बनवी तो कुछ भी बोली सके। आज की तारीख में ये मेरे पेड़ा ने आए थे, मेरे साला जी है, इनको पूछो। हमारे वहां कोई भी महिला, चाहे हमारी साड़ाईडी हो,
आपका साली हो या फिर लगड़ा हो, सबके सब नई पीढ़ी की महिलाएं, ये 2-4 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में जवले पहन करके ही कांटे में आती है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। ये उस दिन बोलने के बाद, और फिर मैं कहता था, क्या कहता था कि मेरे घरवाली को करवा चौथ छोड़वाने में मेरे को 4 साल लगा। कितना? 4 साल। और मैंने यही बोला, यार मेरी उम्र बढ़ाने के लिए व्रत है, लेकिन तेरी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत है तो बता, वो भी मैं करूं। ऐसा मैं कहता था। पर मेरे घर में ऐसी चर्चाएं रोज होती है, मेरे बच्चे भी इस बात को समझते हैं। अब रोज होती है तो उसको मालूम तो था, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो बंद कैसे करें, यह बड़ी समस्या होती है। कोई व्यक्ति दारू पीता है तो शुरू करना आसान होता है, छोड़ना मुश्किल होता है। कोई व्रत करते हो तो करना आसान है, छोड़ना मुश्किल होता है। तो 2-4 साल ये हमारा मामला चला। 1-2 साल मैंने ना कहा तो ओढ़ो स्वर करो, फेर नहीं करी। ये बात साली भाई समझ में आवे, ओढ़ो स्वर करो, फेर नहीं करो। ऐसा करते करते 2-3 साल निकल गए। फिर मैंने विचार किया कि 1-1 साल करते और साल निकल सकते, और मैं कार्यक्रम में बोलता हूं, कोई लोग मुझे कह सकते तो एक वो क्या होता है, लास्ट में पानी पीना पड़ता है, तारे व्रत खुला है। और मैंने फाइनल कह दिया, आज तो कुछ भी हो जाए मैं पानी पीने वाला नहीं हूं। ये तय है, तो कुछ भी कर ले, वाला भी नहीं। हाँ, मैं पानी पिलाने वाला नहीं हूं, ना पीने वाला हूं। मेरे हाथ से पीऊंगा और आज तो खाना भी नहीं खाऊंगा बोले। ये बंद करना ही होगा। और ऐसा करते करते वाकई बंद हो गया। तो मेरे वाली को भी बंद करवाने में कितना साल लगा? 4 साल। इसका परिणाम क्या हुआ? फिर मैं बोलने लगा रोज कार्यक्रम में। ये पहले खूब बोलता था मैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये उदाहरण, क्योंकि घर के उदाहरण बताना पड़ता है। अब इसके देखा देखी सुना सुनी मेरे पूरे परिवार में जो जो लोग चुपके चुपके भी करते थे उन्होंने भी बंद कर दिया। आज सभी साड़ियों बंद कर दिया, हड़ाईड़ियों ने बंद कर दिया, सबने बंद कर दिया। और मैंने बार बार यही कहा कि हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी सासू माँ ने कभी नहीं ये किया, और इतनी ताकतवर है, उनके बराबर तुमसे काम भी नहीं होता, उनके बराबर तुम योग्य नहीं हो, तो काय का इस ढकोसले में पड़ते हो। इसका मतलब ये नहीं था मेरा कि मैं इस व्रत का विरोधी हूं। इसका मतलब ये नहीं है मैं ये व्रत जो करवाते हैं उन धर्म वाले लोगों का विरोधी हूं, उस समाज का विरोधी हूं। मैं पहले कह चुका हूं, मैं किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इंसान का विरोधी नहीं हूं। मैं केवल और केवल आदिवासियों का जो सच है, आदिवासियों का इतिहास है, आदिवासियों की संस्कृति है, आदिवासियों की पूजा पद्धति, विवाह पद्धति का सच बोलने के लिए हर संभव काम करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं, ये कहने वाला आदमी हूं। सच बोलना इसमें रहता है, और सच भी क्यों बोलना, यह भी बात समझना होगा। हम इस मिट्टी के मालिक हैं। यह पहाड़, यह अरावली पर्वतमाला हमारे पूर्वजों की मूल भूमि है। हमारे पूर्वज इसी अरावली पर्वतमाला में पैदा हुए, यही हमारे खपे, और दूसरे लोग हमारे इलाके में रह रहे, वो लोग कहीं बाहर से आए, यहां के नहीं है। वो इतिहास बोलता, हम नहीं बोलते। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो बैठे जोरावर सिंह पारगी, उनके पास पढ़ लो, खरीद लो, 30वां या 32वां पॉइंट में पढ़ लो। भारत इमिग्रेंट नेशन है। जिस तरीके से अमेरिका और कनाडा नया इमिग्रेंट नेशन है, उस तरीके से भारत 10,000 साल पुराना इमिग्रेंट नेशन है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही, ये बोल रही।
इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे लोगों को कह रहे तुम यहां से चले जाओ। हम ये कहना नहीं चाहते। हम ये कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते हैं कि हम भारत भूमि का, भारत देश का, अरावली पर्वतमाला की मूल संस्कृति को जीवित रखने वाले लाखों पीढ़ियों के वारिस भील है और उस संस्कृति को हम जिंदा रखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि हमारी संस्कृति के अंदर कोई चीज गलत है, आपको लगता है, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी को लगता है कि भीली संस्कृति के अंदर कोई चीज गलत है, भीली विवाह पद्धति के अंदर कोई चीज तार्किक नहीं है, भीली आपका पूजा पद्धति के अंदर कोई चीज वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक नहीं है और प्रकृति सम्मत नहीं है, जीव जंतुओं के विरोधी है, मानव मूल्यों के विरोधी है। खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं, खुला चैलेंज, आ जाओ मेरे से बहस कर लो। एक भी चीज, एक सिंगल विवाह पद्धति, पूजा पद्धति, संस्कृति, समाज व्यवस्था, इनमें से एक भी चीज गलत है, सिद्ध कर दीजिए। और आज तक कोई सिद्ध कर नहीं पाया। मैं बार बार कहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये मैं हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों में एक भी चीज आपका अतार्किक नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, आखिर हमारे पूर्वज हारे क्यों? ये बहुत बड़ी बात, हारे क्यों? आज आप वसंतगढ़ देख लीजिए, ये भाई आए हैं हमारे सिरोही के वसंतगढ़ इलाके से, मुकेश कड़ाव, सिरोही, नीति रखनी और दलाली में मुकेश भाई हमारे बुला से, ये बिल्कुल वसंतगढ़ के पास में, बराबर है भाई? हाँ बेटो, वसंतगढ़ के बिल्कुल पास। हम लोग पिछले दिनों जोधपुर से आ रहे थे तो हम लोगों ने फैसला लिया कि चलो वसंतगढ़ का किला देखते हैं। और वसंतगढ़ किले पर जा रहे थे और गांव था और चारों तरफ बकरियां चढ़ा रहे हैं, ऊपर जो आना जाना करे सारे गरासिया थे, चारों तरफ सारे जमीन, खेत, खलियान, बस्तियां, सारे गरासिया आदिवासियों की थी। अब वहां एक आदमी हमको मिल गया, ऊपर दर्शन करने आया था, वहां ऊपर एक मंदिर बन रहा है, हाँ किसी का भी हो, तो वहां दर्शन करने आया। तो हमने उनको पूछा कि उसको भी मालूम नहीं होगा ये भील होंगे यूं तो उसको पूछा कि भाई ये जो आसपास में गांव है किसके हैं? तो वो तो गरासिया के हैं। अच्छा, और यहाँ आसपास में और कौन कौन रहते हैं? ये गरासिया है ना, वो कस्बे के आसपास रहते हैं, और भील है वो बहुत अंदर रहते हैं, बहुत खतरनाक है भील। अब उसको क्या पता ये भी भील है तो पास में कौन कौन से गांव है? तो ये भूला वालोरिया। मेरे को समझ में आ गया, कार्यक्रम में हम वहां आए थे, ये उसके शब्द थे। अब यहां मैं क्या समझाना चाहता हूं कि वो किला था, पास में गांव है वसंतगढ़, उसके पास में गरासिया की बस्ती है, और इंटर में किसकी बस्ती है? भीलों की, उनसे दूर। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये हमारा अजमेर से लगा करके उदयपुर तक, सलूमर तक सारे आपका आदिवासी है, वो अपने आप को रावत लगाते हैं। अभी एक रावत है आपका इधर का लसाड़िया का रावत है, उसका बच्ची का कोई मामला है, कहीं सर्विस में कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि ऊपर लेवल पर रावत है, वह आपका कोई आदिवासी नहीं, लेकिन इन लोगों ने रावत लगा दिया तो दिक्कत आया, और एक एमएलए के द्वारा वहां विधानसभा में सवाल खड़ा करवाया, और अभी एक परिपत्र आया, और रावत
से मीणा लिखने के लिए, रावत से मीणा लिखने के लिए अभी सरकार ने, कलेक्टर ने, आपका तहसीलदार ने परिपत्र जारी किया। हम कितने समय से बोल रहे लगातार, हम भील है, हम मीणा नहीं है, ये बार बार बोलते। अब इनको भी अक्ल आ रही है, ये रावत कैसे बने। इसका मतलब हम लोग ये जीतू भाई और हमारे डॉक्टर राम मीणा, ये असली मीणा। एक इंपॉर्टेंट बात, भंवरलाल परमार आज भी आदिवासी परिवार में बोल रहा है, उसके लिए 2 आदमी जिम्मेदार यहां बैठे हुए, खड़े हो जाओ। जुगावत, मेरे को कभी भी, हाँ, ये भाइयों को देख सकते हो, आप कार्यक्रम में बहुत कम आते होंगे, लेकिन डॉक्टर राम मीणा, इनके हॉस्पिटल में ही हम रहते थे, खाना खाया, इन्होंने खाना खिलाया, कभी भी मेरे को पैसा खर्च नहीं करने दिया। बैठिए सर, बैठिए। और ये जुगावत जी, इन्होंने भी हमारा बहुत सेवा किया, 2 बंदे और नहीं है, उन्होंने हमारी बहुत सेवा किया। तो हम इनका विरोधी नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि भील का जो गोत्रधारी, भीलों के गोत्रधारी दक्षिणी राजस्थान में जितने भी भील हैं आपका, जिनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में मीणा बना दिया, वो मूलतः भील ही है। अब ये कहना चाह रहे, तो ऐसा कैसा हुआ, ये उदाहरण समझाने के लिए, ये गरासिया वाला उदाहरण समझा रहा हूं मैं, वो पहले रावत वाला समझा दे। तो 1544 में जो अजमेर के पास सुमेलगिरी युद्ध हुआ, वो युद्ध होने के बाद राठौड़ और आपका इधर के जो राजे थे, उन्होंने, भीलों ने बहुत साथ दिया उनका लड़ाई में। जो शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, उसमें, यह हल्दी घाटी से पहले की बात है, तो उसमें साथ दिया भीलों ने, तो उन्होंने उनको जागीरदारी दी, और जागीरदार देने की वजह से उन्होंने अपने आप को पदवी से संबोधित करना शुरू कर दिया, रावत पदवी। ये भील ही थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रावत कहना शुरू कर दिया। इसी तरीके से उदयपुर के आसपास के जो भील है, वो अपने आप को गमेती लगाते, और इधर आसपास में गरासिया का मामला भी इसी तरीके का है। ये बात ध्यान रखना होगा। तो जो लोग, ये उस जमाने में रजवाड़ी राज के साथ जो शासक वर्ग ने जो कॉम्प्रोमाइज किया था, जैसा आज की तारीख में हमारे राजनेता हैं, कर्मचारी हैं, वो शासक वर्ग के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जिस तरीके के विवाह पद्धति की बात कर रहा था, आज की तारीख में नेता आपको सपोर्ट नहीं करते, उनको सपोर्ट करते। उसी तरीके से पहले भी हुआ था, जब हमारे देश के अंदर, हमारे इलाके के अंदर राजतंत्र कायम हुआ, उस जमाने के अंदर भी भीलों ने उनको सपोर्ट किया था, उनके साथ साझेदारी बनाई, उनके साथ दोस्ती किया, उनके साथ में सत्ता की साझेदारी किया, तो उनका अलग नामकरण हो गया। यही है, नायक भी ऐसा बने। आज का आपका जोधपुर इलाके में देख लीजिए, बीकानेर इलाके में देख लीजिए, जितने भी नायक हैं, वो भी 1544 ईस्वी के आपका सुमेलगिरी युद्ध का परिणाम है। जो मारवाड़ में थे, इसमें साथ देने वाले, उनको नायक कहा गया, और पूर्वी आपका अरावली के अंदर वाले भाग थे, उनको रावत कहा गया। और गरासिया के बारे में बात करना चाहता हूं, आप रिसर्च करिए, हिस्ट्री में हमारा सबसे पुराना राज यदि कहीं था, तो ये आपका माउंट आबू के आसपास, माउंट आबू के आसपास आदि अनादि काल से भीलों का राज हुआ करता था। ये सबसे पुरानी जमीन है भीलों की। तो इस इलाके के अंदर आपका सबसे पहला नगर यदि भीलों ने बसाया होगा, तो वो भीलवाल बसाया होगा, और वही सबसे पहले कब्जाया। तो इन लोगों ने इस इलाके के अंदर जितने भी बाहर से शासक वर्ग आए, उन्होंने हमारे लोगों से उस जमाने का जो शासक वर्ग था, उसके साथ समझौता किया, और उसी समझौते की वजह से वो लोग थोड़ा अलग हो गए। बेबी, यही गरासिया। तो ऐसा कह सकते हो, रावत वो भी शासक वर्ग है, गमेती वो भी शासक वर्ग है, गरासिया वो भी शासक वर्ग है, लेकिन मूल समाज क्या है? भील। इस इतिहास पर भी किसी को आपत्ति है
तो वो भी मेरे से चर्चा कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखनी होगी, धर्म को लेकर कई लोग कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, कई लोग कहते हैं हम उस धर्म के हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा का जो श्लोक है उसका अर्थ आप क्यों नहीं जानते? अरबी भाषा जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो आदिवासी मुस्लिम बने उनके लिए कहना चाहता हूं, उनकी अरबी भाषा आप क्यों नहीं जानते? जो आदिवासी ईसाई बने उनके लिए कहना चाहता हूं, आप हिब्रू और अंग्रेजी क्यों नहीं जानते? वो दूसरे देश के लोग हैं जिन्होंने धर्म पैदा किया। इस्लाम दूसरे देश के लोगों ने पैदा किया, ईसाईयत दूसरे देशों के लोगों ने पैदा किया, यहूदियत दूसरे देशों के लोगों ने पैदा किया, पर्शियन धर्म वो भी दूसरे देश के लोगों ने पैदा किया। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है हिंदू तो धर्म ही नहीं है। और आजकल तो राजपूत भी कहने लग गए क्षत्रिय हिंदू नहीं है, कल ही हैशटैग चला। जब राजपूत हिंदू नहीं है, जब ओबीसी हिंदू नहीं है, जब दलित कह रहा हम हिंदू नहीं है, जब आदिवासी कह रहा हम हिंदू नहीं है, तो हिंदू है कौन? ब्राह्मण। ये भी समझना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वैसा भी कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है। आजकल वो कह रहे हैं सनातन सनातन सनातन। अरे सनातन संज्ञा है क्या? सनातन संज्ञा भी नहीं है, ये तो विशेषण है। ओरिजिनल धर्म कौन सा है ये ध्यान रखना होगा। इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये धर्म था। आपको ह्वेन-सांग की किताब पढ़ना पड़ेगा। ह्वेन-सांग जब भारत में आया था तब कोई राजपूत नहीं था, ध्यान रखो, कोई नहीं था, एक भी नहीं था। इसके बाद राजपूत बने। इसलिए इतिहास में एक चैप्टर है, क्या एक चैप्टर है? राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ह्वेन-सांग के जमाने तक, 7वीं शताब्दी तक सभी राजा सम्यक मार्ग को अपनाने वाले थे, बौद्ध मार्ग को अपनाने वाले थे, या आदिवासी राजा थे। ध्यान रखो, 2 मार्ग के राजा थे। और साउथ इंडिया में देखो जैन मार्ग को मानने वाले थे। जैन मार्ग और बौद्ध मार्ग सम्यक मार्ग ही कहलाता है। ये तर्क आपका पर आधारित था, विज्ञान के आधार पर आधारित था। उसमें कोई ईश्वर नहीं होता, आकाशीय ईश्वर नहीं होता, कोई काल्पनिक कथा कहानी को नहीं मानते। और दूसरा था आदिवासियों का। 2 प्रकार के राजा, वो 3 प्रकार के राजा थे। यदि धार्मिक आपका आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, एक तो आदिवासी राजा थे और एक सम्यक मार्ग को मानने वाले 2 प्रकार के राजा, एक जैन मार्ग को, एक बौद्ध मार्ग को मानने वाले राजा थी। उन राजाओं को वैदिक धर्म के अंदर लिया गया और इसके बाद उनको वैदिक कहा गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं नहीं कह रहा, आपको फाहियान का नोट्स पढ़ना होगा, आपको ह्वेन-सांग का नोट्स पढ़ना होगा। ये जब तक नहीं पढ़ोगे ये बात कभी क्लियर नहीं होगी, ये बात समझना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं मैं, इतिहास के अंदर बाबा 1 सेकंड दादा बहसा थोड़ी बात। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं इतिहास के मामले में कि आपका मैंने उदाहरण दिया ह्वेन-सांग का, फाहियान का, इत-सिंह का। उस जमाने के अंदर पूरे देश के अंदर कम से कम ये अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री, उसने भी लिखा कि देश का जीडीपी कितना था। आज जीडीपी 7-8 नहीं पहुंच रहा है, उस समय 32% जीडीपी था। 32%। देश के अंदर 70 के करीब यूनिवर्सिटियां थी और नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे एक जगह पढ़ते थे। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया, मध्य एशिया के लोग वहां पढ़ते थे। 2000 शिक्षक एक ही यूनिवर्सिटी में रहते थे, पढ़ते थे। यानी 12,000 लोगों के एक साथ रहने, खाने, उठने, बैठने की व्यवस्था थी इस देश के अंदर। आज भी एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। एक जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी क्या बन गई, लोगों के
जड़ें हिल रही है। जेएनयू का मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जहां से प्रोफेसर साहब आते हैं, जितेंद्र जी है ड्यू में ना। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कई लोगों को लगता है कि आदिवासी है, आदि अनादि काल से ऐसे ही असभ्य थे, ऐसे ही अनपढ़ थे, ऐसे ही टीचर थे, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसे ही जंगल में रहते थे। इस पर भी मैं कहना चाहता हूं, भारत देश के अंदर सबसे पहला कोई शासक वर्ग है तो वो आदिवासी है। सबसे पहला कोई शासक वर्ग है, सबसे पहले किसी के राजा हुआ करते थे, सबसे पहले जिसने समाज व्यवस्था कायम किया वो आदिवासी है। इस विषय पर भी मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। कई लोग कहते हैं हमारे तो इतने राजा हुआ करते थे, वो राजा हुआ करते थे, चलो आ जाओ, जहां बुलाओ वहां तैयार हूं मैं। लेकिन वहां क्या होगा? रिकॉर्डिंग हमारा होगा, रिकॉर्डिंग हमारा होगा। एक प्रश्न हम पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना। दूसरा प्रश्न आप पूछो, जवाब मैं अकेला दूंगा। कितने, जिसको भी आना है आ जाओ। दूसरे समाज के प्रश्नों का जवाब मैं अकेला दूंगा और मेरे प्रश्नों का जवाब दूसरे समाज के जितने लोग आते हैं उन सबको देना है। और दूसरे तीसरे प्रश्न में टाई टाई फिश नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये मैं कहना चाहता हूं, गारंटी है। और कई लोगों ने मेरे से बहस करके देख लिया। तो सवाल पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, आपका हमारे देश के अंदर अंग्रेज संपत्ति लूट के ले गए, हमारे देश के अंदर नादिर शाह संपत्ति लूट के ले गया, हमारे देश के अंदर अब्दाली संपत्ति लूट के ले गया, गौरी संपत्ति लूट के ले गया, गजनवी संपत्ति लूट के ले गया। चाइना के लोग ज्ञान लेके गए, चाइना के यात्री संपत्ति लेके नहीं गए, ज्ञान लेने आए और ज्ञान लेके गए। और आज इतने लोग बैठे हैं, सबके पास जितने भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है वो सबके सब चाइना की है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, याद रखो मेरे भाइयों, भारत के मार्केट में चाइना का कब्जा है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है तमाम अधिकांश चाइना की बनी हुई है। एक जमाने में चाइना के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, भारत के अंदर ज्ञान लेने के लिए आते थे, और आज चाइना भारत के साथ आजाद हुआ, कहां से कहां निकल गया। ये बात समझना होगा। जो लोग हम पर ज्ञान के लिए निर्भर थे वो आज इतना आगे निकल गए और हम पिछड़ गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जितने भी आदिवासी हैं, इस उदाहरण के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर आदिवासी राजा थे, वे अनपढ़ नहीं थे। दादा एक प्रज्ञा हो तुम्हें, ओ दादा ये बाबा તમારે પ્રશ્ન પૂછી લો વિચાર કીધો તો ચલો ओके नहीं अमल पे चलो। तो एक गंभीर बात मैं बता रहा हूं, आप लोग थक भी गए होंगे, लेकिन हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, असभ्य थे, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं देना चाहता हूं। ये नोट करिए जितेंद्र जी, सबसे बड़ा पॉइंट, आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों की बोली के अंदर अक्षर नहीं होता। पहला त्र नहीं होता, ज्ञ नहीं होता, औ नहीं होता, अम नहीं होता, अम नहीं, औ ए नहीं होता। इतने अक्षर आदिवासियों की बोली में नहीं होते। अक्षर त्र ज्ञ श च, एक भी आदिवासी च शब्द बोल करके दिखा दे, च बोलने जाता स हो जाता है। च शब्द एक भी नहीं मिलेगा।
1896 के अंदर एक अंग्रेज ने भीली बोली लिखी है, उसके अंदर भी च नहीं, भीली बोली का शब्दकोश तैयार किया, हमने भी किया। तो ये अक्षर नहीं होते भीली बोली के अंदर, और पाली प्राकृत भाषा के अंदर भी ये शब्द नहीं होते। जितने भी राजस्थान में शिलालेख मिले, जो मैंने बताया, पहले पुराने प्राचीन इतिहास के जितने भी शिलालेख मिले, उनमें भी पाली प्राकृत में लिखा हुआ है, और उसमें भी ये अक्षर नहीं होते। और आदिवासियों की बोली में भी ये अक्षर नहीं होते। ये पाली प्राकृत से ये नए अक्षर बनाए, और उसके बाद संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। ये बात ध्यान रखनी होगी। इसके बाद ही धर्मशास्त्र लिखे गए। जब री नहीं था, ऋग्वेद कहा था। जब री नहीं था, ऋषि कहा था। जब ज्ञ नहीं था, यज्ञ कहा था। जब क्ष नहीं था, क्षत्रिय कहा था। ये बात समझना होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारत देश के अंदर आदिवासी पढ़ा लिखा था, उसका एक प्रमाण है कि पाली प्राकृत भाषा भारत में पहले चलती थी। उसके शिलालेख मिले, 2500 साल पुराने शिलालेख, और उन शिलालेखों पर ये अक्षर नहीं होते, ये आदिवासियों की बोली में होते हैं। ये बड़ा प्रमाण है। और इसीलिए कह सकते हैं कि आदिवासी कहीं बाहर से नहीं आया, यहीं के रहने वाला। इसके भी बड़े प्रमाण है। ये बहुत सारी बातें आप लोगों ने, मैं और बातें कह सकता हूं, लेकिन आप लोग बहुत थक गए, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट बात कह करके, कि हम लोगों को आने वाले समय में समाज का भाईचारा कायम करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आदिवासी संस्कृति धर्म से बाहर नहीं जाना, नंबर 1। यानी आप लोग ईसाई धर्म में कई सारे लोग हो सकते हैं, अपने आसपास में उनको समझा के वापस लाना है। कई लोग हमारे समझाने के बाद ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, वापस आ गए। ये काम बड़ा काम है, इसको करना होगा। हमारी विवाह पद्धति, पूजा पद्धति से कोई समझौता नहीं करना है, ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। और इसी जजम से निकला हुआ आदमी जयपुर जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, वो वहां से सेलेक्ट नाम आता है। इन्हें फिर टप टप नहीं कर बोल, टप टप अटले समझ में आती ये। और हमारे देश के अंदर ईवीएम, जो ईवीएम मशीन आई है, वो लोकतंत्र खत्म कर रही है। तुम डाल कहीं और रहे हो और कुछ और हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। और इस पर कोर्ट का जजमेंट भी आया था 2013 में कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम से संभव नहीं है। इसके बाद ये वीवीपैट लगाया गया। तो बहुत समस्या हमारे सामने है, क्योंकि शासक वर्ग जानता है हमारे को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हमें सोच समझ करके देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, इसलिए हमें एससी भाइयों के साथ भी भाईचारा कायम करना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं, एससी लोगों के साथ भी भाईचारा कायम करना होगा। ओबीसी लोग जो इस मानवतावादी विचारधारा के पक्षधर है, वैज्ञानिक विचारधारा के पक्षधर है, और जीव मात्र के कल्याणकारी विचारधारा के पक्षधर है, उनका भी साथ देना होगा। और माइनॉरिटी के लोग भी मानवतावादी तर्कशील विचारधारा के समर्थक हैं, उनका भी हमें साथ देना होगा। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सत्य को साथ देने का काम करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा कर सकता हूं। आप सब लोगों ने हम सबको सुना और इतनी देर बैठे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। दो ऐसे मुट्ठी लगा कर, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद।